बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। पंजाब असम्बली की तहलील पर इमरान खान साहब को टफ टाइम देने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस के मामलात ही टफ हो चुके हैं, ताल्लुकात में फूट पड़ चुकी है। इस सियासी महाजराई का सरासर फायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं। दोनों बड़ी जमातों की आला क़यादत को संगीन नताइज की खुली धमकियां दे दी गई हैं। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी और जब हम अदालती मामलात के ऊपर जाएंगे उन पर बात करेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि तौहीने इलेक्शन कमीशन का जो केस है, क्या इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, ये सवाल भी है। दूसरा, अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतालिक जो तहकीकात हैं, ये भी आमिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इन तहकीकात में रोड़े कौन और क्यों अटका रहा है। और आखिरी हिस्से में जब जाएंगे तो एनर्जी बहरान के हवाले से बात होगी कि किस तरह से मफलूकुल हाल अवाम से जीने का हक भी छीन रही है मौजूदा गवर्नमेंट। इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, सबसे पहले बंद करें बहबूद आबादी का महकमा, लगा दें ताले, नए नए फॉर्मूले। ख्वाजा आसिफ साहब जिंदाबाद। वो आप पूरा जुमला अगर सुन लें उनका कि बाज़ार जल्दी बंद होंगे तो बच्चे कम पैदा होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया। और रात 8 बजे बाज़ार बंद होने से आबादी में इजाफे में कमी आएगी और 1 बजे मार्केटें बंद होने पर आबादी की शरह में इजाफा हो रहा था उनके बकौल। पता नहीं ये उनको अपनी इख्तरा या साइंस का करिश्मा। मेरा आपके पास वो है क्लिप है उसका, अगर अकमल खान साहब दिखा सके। खान साहब मेहरबानी दिखाइए प्लीज। ये जरा क्लिप दिखाइएगा। हमने डिफिकल्ट फैसले जो है माजी में भी किए हैं, कौम की बेहतरी के लिए किए हैं, आइंदा भी अगर मजबूरी होगी तो हम करते रहेंगे। आप देखें, मैंने भाई साहब, जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। मतलब ये क्या था वैसे? इसमें आपने क्लिप में गौर नहीं किया कि जरा बैकग्राउंड में दोबारा चलाएं कि शहरी रहमान साहब बैठी हुई थी, वो बेचारी शर्मिंदा शहरी रहमान साहबा, तो वो शर्मिंदा होके कुछ हंसी में उन्होंने मुंह इधर मोड़ लिया के साथ बैठी हुई है। क्या क्या किया जाए? पहली बात तो ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे कि ये इस वक्त जो है पूरा 2 सूबों में तो वैसे ही वो इंजाइन की हुकूमत नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। पूरे पाकिस्तान की ताजर बरदरी ने इनकार कर दिया, लोगों ने इनकार कर दिया। अभी मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, अपना इस्लामाबाद जो है ना, वहाँ सूबों में तो शिकायत कर सकते हैं जहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत है, ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। ये एक मंतक होती है, इवन अदालतों के लिए भी होती है कि वो वाले फैसले देने चाहिए जो कि इम्प्लीमेंट हो सकें। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक दफ़ा कह दिया था कि जी 50 रुपए की किलो चीनी बेची जाए, और वो उससे फिर सुप्रीम कोर्ट की सुबकी हुई थी। तो इस तरह के फैसले कर देने से एक दिन में आप लोगों की आदतें बदल देंगे। मानते हैं कि जी ये मंतक है कि अंग्रेज़ों के यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। चलें, आपने हमें अंग्रेज़ बनाना है तो कोई 10, 20, 30 साल ले लें। इसका मतलब नहीं 10, 20 साल हुकूमत करें जो एकदम से आपको याद आ गया ये फार्मूले का। ऐसा आपको कैसा, जब वाटर एंड पावर मिनिस्टर उस वक्त ये फार्मूले नहीं थे, उस वक्त वो IPPs को बगैर फॉरेंसिक ऑडिट के वो कह रहे थे इनको पैसे दे दो, डॉलर दे दो, सारा दे दो। और लोग कहते हैं कि हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। गवर्नमेंट का काम होता है सोल्यूशन देना। सर्दियों में लोड शेडिंग अनथिंकेबल है, सोचा नहीं जा सकता। देखिए ना AC चलने हैं, ना यहाँ पे पंखे चलने हैं। गर्मियों के अंदर तो लोग मारे जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो टोटल मेरा हाल 12-14 हज़ार, आप कह रहे हैं 17,000 मेगावाट तक चली गई है, मगर सर्दियों में कभी लोड शेडिंग नहीं होती थी। वो बेसिकली बजाय इसके कि ये कोई सोल्यूशंस लाएं, ये अल्टरनेट एनर्जी का कहें, ये जो है बाकी तरीका कार निकालें। गवर्नमेंट के अपनी ट्रांसपोर्ट, मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्ट से शुरू करें। खुद नज़र आए कि जनाब ये PM हाउस की जो है बत्तियाँ बंद हो गई हैं रात को, और प्रेसिडेंसी की बंद हो गई हैं, गवर्नर हाउस की बंद हो गई हैं, तमाम ऑफिस की बंद कर दी गई हैं बत्तियाँ। और वो तो नज़र आए कि इम्प्लीमेंट होते। इनके मिनिस्टर्स कॉलोनी भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ कल परसों, बत्तियाँ तमाम जल रही हैं, बेवजह भी जल रही हैं। तो खुद सीरियसली लोगों को मुश्किल में डालना है, ये आसान तरीन काम है कि बस लोगों की ज़िंदगी जीरन कर दी जाए, वो अंधेरे में बैठे रहें, गैस भी ना आए, बिजली भी ना आए, और बस उनके लिए ये मामला होता है। अच्छा आमिर साहब, इसके ऊपर तो एनर्जी क्राइसिस पे जाएंगे तो इस पर मजीद भी बात हम कर लेंगे, मगर एक और भी बड़ी संजीदा, मैं कहूँगी तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि ऐसा लगता है कि कलदम TTP ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट
कर ली है, या पॉलिसी शिफ्ट का आकाश है उनका ये बयान कि अब वो आला क़यादत नून लीग की और पीपल्स पार्टी की उनको टारगेट करेंगे? हमने देखा पिछले कई सालों में सिविलियंस को लेकर, आला क़यादत को लेकर उनकी पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट थी, अब उन्होंने दोबारा से इस तरफ अपना रुख कर लिया। नहीं, पॉलिसी शिफ्ट बिल्कुल नहीं है उनकी, हमेशा से दहशतगर्दी की पॉलिसी थी, वो उस पर ही गामजन है। वहाँ कभी उसमें तेज़ी आ जाती है, कभी कमी आ जाती है, तो ये दोबारा तेज़ी की दी है। बड़ी खौफनाक उन्होंने धमकी दी है, और धमकी सिर्फ उन्होंने नून लीग को दी है और जो है पीपल्स पार्टी को दी है, जो कि बड़ी ही, मैं कहता हूँ, संजीदा बात भी है और बड़ी ख़तरनाक बात भी है। बिलावल को धमकी देना ख़ास तौर पे, क्योंकि बिलावल के जो नाना थे उनको फांसी हुई, बीबी मोहतरमा आगे शहीद हुई है, तो ये तो बहुत सोचना ही जो है ना बड़ा एक तकलीफ हो जाती है। तो मगर अब क्या करें कि ये इनका एक शेवा रहा है, हमारी अपनी पॉलिसी भी है। कि राना सनाउल्लाह का साहब का अब साज वही बयान आ गया कि जी वो कहते हैं कि दहशतगर्द जो है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएंगे, और जो है वो कौमी सलामती कमेटी के अंदर से बड़ा सख्त मैसेज दिया गया था कि इनका ज़ीरो टॉलरेंस है और इनको हम जो है इनको छोड़ेंगे नहीं। शायद लग रहा था कि ऑपरेशन किया जाएगा। ये साथ उसी पॉलिसी में कह रहे हैं कि जनाब ये उनसे बात भी की जा सकती है, उनमें से बैड तालिबान जो है उनको करेंगे, गुड तालिबान को माफ़ कर देंगे। वो ये वही पॉलिसी है जिसकी वजह से ये इस नहज तक हम पहुँचे हैं। और दरमियान में ये देखें ना, गुफ्तगू भी उनसे होती रही है, कभी कभी डायलॉग शुरू कर देते हैं वो, और करते भी ऐसे लोग हैं जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं। कभी जो बैरिस्टर सुल्तान साहब आ जाते हैं, बैरिस्टर साहब साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे भाई हैं। फिर पता चलता है कि स्वाद में फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो मुस्लिम खान होते थे एक, और एक और कमांडर जिनके ऊपर सैकड़ों लोगों को मारने का इल्ज़ाम है। ये खबरें आ रही हैं, इस तरह की सर्कुलेट कर रही हैं कि शायद उनको भी रहा कर दिया गया है और उनको इजाज़त भी दे दी गई वहाँ आने की। तो ये जो पॉलिसी है ना, बैक एंड फोर्थ, ऑन एंड ऑफ, तो उससे ये पनपता है। पहले भी जब भी उनको ये मौका मिला गया, टेबल पे लाने की बातें की गई, उन्होंने उस वक्त का इस्तेमाल किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी दहशतगर्दी बढ़ाई। तो ये कल पता नहीं ये शर्मिंदा इस्टेब्लिशमेंट को कर रहे हैं, फौजी क़यादत को कर रहे हैं कि कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है ये फैसले हुए, और एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया लोगों को, इस लिए बड़ा हौसलामंद था। तो आज उनकी ये धमकी आई है, और बात यह है कि जो मैक्सिमम वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, क्या कुछ नहीं किया। तो वो जो ये आप उनको मैं समझता हूँ वो कमज़ोर उसके अंदर है। पहले जो अफ़गानिस्तान में थे उनको ज़्यादा वो थी, अभी अफ़गानिस्तान की हुकूमत उस तरह नहीं कर रही है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो उनको करना चाहिए, मगर ये पहले जैसी ताकत की पोजीशन में ही है। इनके खिलाफ बाहर इलेक्शन करना चाहिए और इनका जैसे तरीका भी करना चाहिए। ये एक ही तरीका समझते हैं और कोई तरीका नहीं है इनको समझाने, यानी कि ये मुनज़्ज़म नहीं है, उस तरह से इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। नहीं, मुनज़्ज़म पे जो ये अपने एक्सट्रीम पे थे, जब ये स्वात अब देखें पूरा फाटा उनके कंट्रोल में था, पूरा स्वात उनके कंट्रोल में था, वो नो गो एरियाज थे। वो इस्लामाबाद के करीब तक वो बताया जाता था कि जनाब पेशावर तक वो आ चुके हुए हैं। उस वक्त जो एक्सट्रीम थे तो पूरी इतनी जो हमारी 60-80 हज़ार लोगों की कुर्बानी है, शहीद हुए हैं, फौजी भी हुए हैं, सिविलियन भी हुए हैं, इतनी कुर्बानियां देने के बाद अब ये दोबारा उनसे बातचीत करनी है, किस बात की बात? सही है, ठीक है। इस वक्त मैं अनाउंस कर दूं और वेलकम भी कर लूं कि साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आपकी तरफ आते हैं, मगर आमिर साहब, मरियम साहब के हवाले से मैंने बात करनी है, मैं चाहूंगी चले आप कंटिन्यू करें, फिर जुबैर साहब। जी जी जी, बहुत मुबारक हो कि पार्टी के अंदर आपकी टीम की जो लीडर हैं मरियम साहबा, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। और खैर तंजीम साजी तो बुरा लफ्ज़ हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन जो है ना पार्टी की करेंगी अब, तो पहले तो मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताएं कि अभी खबरें चल रही थी कि वो गालिबन जनीवा चली गई हैं, तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन है जुबैर, ये बाहर से होगी या वो यहाँ आकर करेंगी? नहीं, यहाँ आके करेंगी बिल्कुल। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ख्याल है आज उन्होंने वजाहत भी की है, अपना वो एक जो ट्वीट किया उसमें बताया है कि मैं पाकिस्तान में हर जगह जाऊंगी और PMLN की लीडरशिप, वर्कर्स और सपोर्टर से मिलूंगी। तो जाहिर सी बात है वो यहाँ बैठ के ही करेंगी। ये कोई टाइम फ्रेम भी है कि कब तक वो आ रही हैं?
इन अ वेरी शॉर्ट वाइल, चंद हफ्तों की बात है। चंद हफ्ते हैं, दिन नहीं है जी। अच्छा, दूसरा एक जो है एक इल्ज़ाम लग रहा है, एक तनकीद की जा रही है, और मज़े की बात है कि ये तनकीद जो है वो पीपल्स पार्टी आपकी एलाइज की तरफ से की गई है। हसन मुर्तज़ा साहब ने ये किया है, क्योंकि जनाब ये ख़ानदान की उजारादारी है कि पहले ही हमज़ा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम बीबी, अब सारी पोस्टों पे ही जो है ख़ानदान के लोग लग जाते हैं। और ये भी ट्वीट्स में कहा जा रहा था कि पीछे अब यही रह गया कि सलमान शहबाज साहब को चेयरमैन सेनेट बना दें और हसन या जो हुसैन नवाज शरीफ साहब हैं उनमें से एक आधे को सदर लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं ख़ानदान की इजारादारी हो रही? कभी आप जैसे लोगों की भी बारी आएगी? मेरी बारी आई तो थी, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं था, ना पंजाब से ताल्लुक है, ना बिजनेस में कोई, या ना कश्मीरी क्लैन से ताल्लुक है। मैं तो कभी मिला भी नहीं था नवाज शरीफ से जब पार्टी ज्वाइन की है। तो मतलब पहले वजीर बन गया, 9 महीने के अंदर अंदर जैसी ही पार्टी पावर में आई, उसके बाद गवर्नर बन गया। तो मौका तो मिलता है, लेकिन ये मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि पीपल्स पार्टी के जिन साहब ने ये कहा है, मेरा नहीं ख्याल है उनको ये सब कहना चाहिए था, पब्लिकली कहना चाहिए था। वो किस चीज से नाराज है मुझे नहीं पता, किस नहीं चीज से तो नाराज है। ये कोई लार्जर कोई डिफरेंसेस शो करते हैं पीडीएम के दरमियान में कि उनके मेजर लीडर हैं, ये कोई छोटे लोकल लेवल के लीडर नहीं हैं, उनके गालबन पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं पंजाब के अंदर। देखिए मैंने आमिर, आपको पता है कि उतार चढ़ाव हुआ है 2021 में जब वो पीडीएम से निकले थे, पीपल्स पार्टी जब उन्होंने एग्री नहीं किया था लॉन्ग मार्च या इस्तीफे देने का, तो उस वक्त वो अलग हो गए थे और एक दूसरे पर हमले भी किए गए थे। मतलब बयानात की हद तक मैं बात करूं, बिलावल, मरियम नवाज सारे, उससे पहले कुछ अर्से पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, खास तौर पर मरियम नवाज और बिलावल के दरमियान, और इवन जरदारी साहब भी। और शहबाज शरीफ जब आए जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने उसको ठीक भी कर दिया था, ताल्लुकात खराब हुए थे, ऑन ऑफ होते रहे दरमियान में अच्छे बुरे इलेक्शनों के। कह रहा था अब मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जितने अच्छे हैं, मतलब पिछले 6-8 महीने में, मैंने पिछले 5-6-7 साल में कभी नहीं देखा था इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये आपने अभी कहा कि जो है मैं तो कश्मीरी क्लैन का भी नहीं था, मुझे उन्होंने गवर्नर बना दिया, इससे क्या मतलब था आपका? मेरा मतलब ये था कि वो आपने कहा ना आप जैसों को भी कभी मौका मिलेगा तो मैंने उस पर मैंने कहा था कि मतलब आई डिड नॉट टेक एनी मनी, ना मेरी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो बावजूद इसके वो जो मतलब अच्छी खासी पोजीशन मिल गई थी। तो आई डोंट थिंक सो वो जायज है। देखिए मैं एक चीज वजाहत कर दूं, मरियम नवाज को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। मरियम नवाज पिछले 3-4 साल से PMLN की, मियां नवाज शरीफ तो बाहर थे, उनको छोड़ के सबसे ज्यादा जिसको पॉपुलर सपोर्ट ड्राम अप कर सकती थी वो मरियम नवाज थी। तो ये नहीं है कि कोई भी अगर उनका बच्चा होता नवाज शरीफ का तो उसको ये मौका मिलता। अभी भी आप किसी से इंडिपेंडेंटली भी पूछ ले कि सब PTI वाले भी कंसीड करेंगे कि बिल्कुल कैरिस्मा उनके पास है, बिल्कुल मैं कोई इस पे किसी को शक है ही नहीं। ये तारिक अजीज साहब एक रिपोर्टर हैं हमारे भाई, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं, बड़ी मुसद्दका रिपोर्टें होती हैं उनकी। दुनिया अखबार में ये खबर है कि उनको ये पहला स्टेप है उनको पार्टी का सदर बनाने के लिए, क्योंकि आइन के अंदर है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होना बड़ा ज़रूरी है सदर बनने के लिए। और नॉर्मली ये हमेशा यौम तासीस के मौके पे जनरल असम्बली का इजलास होता है या इलेक्शन करवाए जाते हैं। इस दफ़ा डायरेक्टली उनको करवा दिया गया है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब फेल हो चुके हैं और अब लगता है कि मरियम बीबी ही आएंगी तो जो पार्टी को दुरुस्त करेंगी। जहाँ जो मुझे इल्म है और अच्छा खासा इंसाइट कि ये कैसे डेवलप हुआ था और इनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, देखें ये अभी कुछ अर्से से जो बातचीत हो रही थी वो ये थी, आपको पता है, सबको पता है कि एक जो इस वक्त हदफ है सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो 2023 का इलेक्शन है। ये तो इंटरिम पीरियड है, एक शॉर्ट टर्म है जिसमें जो भी है
उसमें उसको देखते हुए कि जो लोग मौजूद हैं हुकूमत में वो तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर नहीं सकते, वो रीऑर्गेनाइजेशन कर नहीं सकते, ना शहबाज शरीफ ना दूसरे जो लोग हैं, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ है। तो एक आपको एक पैरेलल एक पार्टी स्ट्रक्चर को तो मजबूत करना है ना, और टाइम इतना कम रह गया, तो ये इसके पीछे बैकग्राउंड ये वैसे तो जुबैर जिनके आप नाम ले रहे हैं, इनको 30-30 साल हो गए हैं, तजर्बा उनका है। तो मरियम बीबी नो डाउट के बड़ी कैरिस्मेटिक हैं, नो डाउट के बड़ी टैलेंटेड हैं, उन्होंने अपने बात को मनवाया है, मगर ये तंजीम साजी जो है रीऑर्गेनाइजेशन पार्टी की, ये बड़ा एक टेक्निकल काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि मुस्लिम लीग की जो तंजीम साजी की गई थी वो नवाज शरीफ साहब ने नहीं, वो गुलाम हैदर वाई साहब ने की थी, जो निचले लेवल से आए थे, बिल्कुल ग्रास रूट से, काउंसलर बने, MPA बने, चीफ मिनिस्टर बनाए गए। तो ये उनके ज़ुम्मे था, वो ये बुनियाद रखे गए थे कि आज तक ये मुस्लिम लीग चल रही है। तो आपके ख्याल में ये जो 5-6 साल से एक्टिव हुई हैं, कभी इन्होंने पार्लियामेंट की मेंबर नहीं रही हैं, बैकग्राउंड से पॉलिटिक्स जो है रन की गई है, ये तंजीम साजी कर लेंगी? देखिए ना, एक तो मैंने ये नहीं कहा था कि ख्वाजा आसिफ में या एहसन इकबाल वगैरह में कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि वो हुकूमत का हिस्सा है, तो सुबह से लेकर रात तक तो वो अपनी मिनिस्ट्री चलाते हैं। और पता चला कि जी PTI सारा जोर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर कर रही है और 24/7 पॉलिटिक्स कर रही है, जो कि जाहिर है उनका हकीकत है। और हमारे यहाँ उस किस्म की जो पॉलिटिक्स है कि जी आपने जिन ग्रुप्स के साथ मिलना है, चाहे वो वुमेन ग्रुप हैं, मिनॉरिटीज हैं, उलमा इकराम हैं, स्टूडेंट हैं, लेबर हैं, और पार्टी की तंजीम साजी करना है कि जी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जगह पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए फिर आपको एक पैरेलल पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए जो आपको लेके जाएगा उस वक्त तक जब तक हुकूमत में है। एंड आई थिंक देयर वाज नो बेटर पर्सन, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि मरियम नवाज इज द बेस्ट पर्सन टू लीड दैट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पार्टी और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी। इस वजह से बिल्कुल बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया आपने। ये मैं पंजाब की जरा असम्बली पे आना चाह रहा हूँ कि अब उनकी तरफ से लग रहा है, ये बयान आ रहे हैं, इशारे आ रहे हैं कि वो गालबन इंतज़ार कर रहे हैं 11 तारीख का फैसले के बाद, पहले शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे और उसके बाद तहलील करने जा रहेंगे। आप लोगों का बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म भी इसके ऊपर जो है ना तासुरात आते रहे। पहले आप डेयर करते रहे कि करके दिखाओ, अब जब वो करने जा रहे हैं तो आप कभी हिले बहाने कुछ ना कुछ बीच में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तो भाग क्यों रहे हैं आप इलेक्शन से या तहलील से अगर हो रही है तो आप एक सोच करें ना, क्या चाहते हैं आप? आमिर, आपको पता है कि इलेक्शन के टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जब PDM की मूवमेंट अपने जोरों पर थी और उनका एक जो 1 पॉइंट एजेंडा था टू फोर्स द देन PTI गवर्नमेंट कि वो डिसॉल्व करें और इलेक्शन कराएं, यही हम कह रहे थे और PTI एग्री नहीं कर रहा था। बावजूद इसके जो PTI अभी लॉजिक यूज करता है, उस वक्त भी 13 बाय इलेक्शंस उस 8-9 महीने में हुए थे और एक सिर्फ जीता था पूरे पाकिस्तान में PTI सियालकोट में। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन भी हार गए थे और KP के जो फर्स्ट फेज लोकल गवर्नमेंट, तो ये लेकिन राइट तो उन्हीं का था कि जी वो कब इलेक्शन करवाना चाहते, ये राइट हमारा है। हम भी समझते हैं कि अगर मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे जिसमें सूबाई इलेक्शन की, हालांकि कोई रुकावट नहीं है आइन के तहत, लेकिन हम ये हमारी भी तो चॉइस है कि हम जितनी भी कोशिश करें कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस में पंजाब ना जाए। ये हमारी अपनी मंतक है कि हम समझते हैं कि जब पूरा पाकिस्तान इलेक्शन में जाएगा तो उससे PDM या PMLN को ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। यानी कि नून लीग अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद जुबैर साहब। हमारे साथ साबिक गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते, ब्रेक से वापस आएंगे तो अदालती जो मामला है उनके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है खान साहब के अगेंस्ट, क्या वो नाअहल हो सकते हैं, और सेकेंडली अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात है वो भी आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे। अदालती केसेस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब के तज्जिए के साथ माहिराना राय और रहनुमाई भी हासिल करेंगे। इसके लिए माहिर कानून है अबू ज़र सलमान नियाजी साहब, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम मुकाबिल में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अबू ज़र सलमान नियाजी साहब, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, अबू ज़र सलमान जो हैं ये सीनियर वकील हैं
और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बहुत इनका एक किरदार है। हमारे यहाँ ये बड़ा कम वकला करते हैं कि अपने वक्त में से प्रो बोनो केसेस को करें, ये रवायत ज़्यादा नहीं है, ये करते हैं। और ये जो एक इन्होंने बड़ा लैंडमार्क फ़ैसला जो है लिया है अदालत से, वो है तोशा खानी का। तोशा खानी का ये केस इसलिए भी बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये काविश जो है इन्होंने अरशद शरीफ मरहूम शहीद के साथ मिलके की थी और इन्होंने उसके मिशन को जारी रखा, ये बड़े करीबी दोस्त भी थे उनके। तो ये इसलिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बड़ी बहस तोशा खाना बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है और इमरान खान के लिए बिट्स एंड पीसेस में आती रहती हैं कि उनकी 2 गाड़ियाँ आ गई, वो कितने की हैं, इतने की हैं। मगर गवर्नमेंट ने जो है अभी ख़ुद भी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब उनसे मांगा गया तो वहाँ भी इनकार कर दिया, पार्लियामेंट को भी इनकार कर रहे, उसको पब्लिक नहीं कर रहे। इन्होंने अबू ज़र ने ये जो है फ़ैसला लिया है, ये ख़ुद ही इसकी तफसील बताएंगे कि क्या फ़ैसला आया है और इसके क्या मुज़मरात हैं। जी आमिर साहब, थैंक यू। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जो ये आइडिया था, मशवरा था, सजेशन था शहीद अरशद शरीफ साहब का था, उस पे इम्प्लीमेंट जो एग्जीक्यूट करना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके मशवरे पे, और अभी हम उसको बिल्कुल कर रहे हैं और उस पर हमारी जंग जारी है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आमिर साहब, देखिए केस तो मैं बहुत पहले से जीत चुका हूँ। 29 जून 2022 को पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के 3 मेंबर बेंच ने फैसला दिया था कि 1947 से लेके 2022 तक की जितनी डिटेल्स हैं जो तोहफे लिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने, उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड की जाए मुझे और पब्लिक किया जाए उसको। तो जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, इन्होंने इस पर डिले किया और जितना इसको डिले कर सकते तो उन्होंने किया। तकरीबन 6 महीने, 5.5-6 महीने जब गुजर गए तो फिर आई वॉज कंस्ट्रेंड। मैंने मजबूरन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया है। मैंने एक रिट पिटिशन फाइल की तकरीबन 10 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस पर पूरी सुनवाई हुई, उसमें जज साहब ने सुना और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और साथ उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि जो अब ऑर्डर में भी रिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि ऑर्डर आज आया है, उन्होंने ऑर्डर लिखा फिर आज इशू हुआ कि ये 5 महीने से इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उन्होंने ये ऑर्डर में मेंशन भी कर दिया है। तो उन्होंने फिर कैबिनेट डिवीज़न जो इस सारे इंफॉर्मेशन का जो जिसके पास इसका कंट्रोल है पूरा, उनको कहा है कि इसमें आप विद इन 1 मंथ पूरी रिपोर्ट दें कि क्यों अभी तक ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ इस सारे इशू के ऊपर। और 1 मंथ के अंदर 1947 से लेके आज तक जितने भी सदर, वजीर आज़म और एहलकार रहे हैं, सबका रिकॉर्ड जो है वो अदालत ने कहा है कि आपको मुहैया किया जाए 1 महीने के अंदर। और सवाल मेरा ये है कि वो क्या ये फाइनल इसको समझें, अगर ऐसा हो गया कि वो दे देंगे या इसको अभी भी रोड़े अटका सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, रोक सकते हैं? नहीं आमिर साहब, थोड़ा सा मैं ये कह दूं, अदालत ने 1 महीने में उसको कंप्लीट जामिया रिपोर्ट जमा कराने का बोला है कि आपने ऑर्डर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया अभी तक इंफॉर्मेशन कमीशन का। ये तो 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो इस वजह से कोई वजह नहीं आती कि उन्होंने क्यों, क्योंकि हुकूमत ने इसको चैलेंज तो किया नहीं इस फैसले को। 5-6 महीने गुजर गए हैं तो उसमें भी लैचेस का प्रिंसिपल लगेगा, तो वो एक खास मुद्दत तक आप कर सकते हैं। दैट मीन्स वो ऑर्डर अपनी फाइनलिटी अचीव कर गए। मैं तो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इंफॉर्मेशन कमीशन का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, इंप्लीमेंट करवाने के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया डिसफंक्शनल। वो अभी और हुकूमत उसको अपॉइंट नहीं कर रही उसके मेंबर्स को, क्योंकि आपको पता है वो ऑर्डर्स ऐसे पास करें जो उनको पसंद नहीं आ रहे। तो इस वजह से मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूं, बड़ा होपफुल हूं। मैं कोई चैलेंज कोई चीज नहीं की, मैं एक ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाने गया हूं, तो वो मेरे बड़ा होपफुल हूं कि इसको जल्दी, जितना जल्दी डिसाइड होगा उतनी जल्दी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ जब ये केस लगेगा तो मुझे नहीं नजर आ रहा है इसमें हुकूमत के पास इसमें कोई जवाब होगा इस चीज का, बल्कि इसी महीने के एंड पे लग जाएगा, क्योंकि ये 24 को सुना गया था केस। तो इसमें मैं काफी होपफुल हूं कि इसमें मैं काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी। हमें उम्मीद है कि ये जो है तोशा खाना की डिटेल्स जल्द आ सकती हैं। मैं क्विकली जरा जानना चाहता हूँ कि बड़ी कल जो है अरशद शरीफ केस की समाअत है, सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके लिए कमीशन बनाया था, गवर्नमेंट से कहा था कि वो बनाएं और वो उसकी कल समाअत है। मगर जो आज डॉन अखबार के अंदर खबर छपी हुई थी वो बड़ी तकलीफ दह है
कि बड़ी मुश्किल से ये कमीशन बनाया गया, और अब ये रिपोर्टें आ रही हैं कि उनको उसके रोड़े अटकाए जा रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने JIT को फॉर एग्ज़ाम्पल दरकार फ़ंड जारी करने से इनकार कर दिया है, और सारी सरकारी अफसरान जो हैं उनके बैरूनी दौरे पर उनका ये पाबंदी है, इसलिए वो जा नहीं सकते। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इनको फैसिलिटेट किया जाए। केनिया के सफारत खाने की तहकीकात भी वहाँ भी नहीं उनके वीज़े के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा, और उनका जी शामिल पुलिस अफसरान जो हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं, और वो छुट्टी के बाद आएंगे तो करेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि आगे ही हमारे ये बहुत बड़े ज़ख्म हैं, और आगे इतनी बड़ी मुश्किल से भोंडे से तरीके से बड़ी मुश्किल से ये कमीशन बनाया गया, और आगे फिर कुछ नहीं है। तो क्या आप देखते हैं, क्यों, कैसे? देखिए आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो सिविल अदालत नहीं है किसी तहसील की। तो और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो देखें, ये जो कह रहे हैं कि कैबिनेट से अप्रूवल लेना है, मैंने भी डॉन की रिपोर्ट पढ़ी है, वो खर्चा जो उसमें आना है सारा कुछ आना है। सुप्रीम कोर्ट जो कि जब ऑर्डर होता है वो कैबिनेट का ऑर्डर, कैबिनेट के अप्रूवल मैटर नहीं करते। ये वो कोर्ट है जो आईनी तरमीम को भी अगर चाहे तो स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उनके पास इतनी पावर है। या कोई पार्लियामेंट का कानून बनाया हुआ उसको भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है, तो जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है। तो ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये चीज़ें कोर्ट जो होती हैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। कोर्ट का एक ऑर्डर है, कोर्ट ने कहा उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम रेलेवेंट ऑर्डर्स पास करेंगे तो आपको फैसिलिटेट किया जाए, और आप आराम से इन्वेस्टिगेशन करें, पूरे भरपूर तरीके एफिशिएंट और इफेक्टिवली उसको करें। तो मेरे ख्याल से ये जो हुकूमत का जो रवैया है, ये ज़ख्मों पे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मरहम लगाने के बजाय ये ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इस वजह से कोर्ट जो है इस चीज़ पे मेरे ख्याल से कोर्ट को बड़ा सख्ती से रिएक्ट करना चाहिए, और अगर कोई भी सुस्ती या कोई भी काहली हुकूमत की तरफ से नजर आ रही है तो कोर्ट को उसको फिल करके खुद ही गैप को इनको डायरेक्शन दे, नहीं तो इनको कंटेम्प्ट पे चार्ज किया जाए। अच्छा, अगर ये कोर्ट ठीक है। अफजल साहब, बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, जैसे तोशाखाना का जिक्र किया, वो अरशद शरीफ साहब तक गुफ्तगू गई। अरशद शरीफ साहब का जब जिक्र करेंगे तो खान साहब तक गुफ्तगू आएगी। इमरान खान साहब की जब बात करते हैं तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। क्या आपको लगता है कि किसी सतह पर हालात इस नहज के ऊपर है कि खान साहब नहल हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी कायद के सियासी मुस्तकबिल का इख्तियार इस हद तक मौजूद होता है या नहीं, या वाकई आपको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ चहमगोइयां, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा? और इफ आई मे ऐड अबूजर कि ये इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है ना हाई कोर्ट वाले इख्तियार हैं कंटेम्प्ट के, और किसी टाइम भी वो गिरफ्तार भी कर लेंगे, वारंट भी जारी कर देंगे, और ना हेल्थ तो वो पहले कर चुके हैं। 5 साल तक इमरान खान सियासत से बाहर हो जाएंगे। नहीं, ये आमिर साहब बिल्कुल गलत चहमगोइयां हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कुछ ऐसा नहीं कहा गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या था ये समझ लें। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गई आर्टिकल 186A के नीचे कि जो 3 पिटिशंस हैं असद उमर, फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब की, जिनमें उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस चैलेंज किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि इनको इकट्ठा कर दें, आप एक ही जगह सुने जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वो बात नहीं मानी और रिजेक्ट कर दी वो बात, और साथ कहा कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है ऑलरेडी और हाई कोर्ट ने आपको फाइनल ऑर्डर पास करने से मना किया हुआ है, और वो आप बाकी प्रोसीडिंग्स चलाएं, आपने जो चलानी है, लेकिन अगर फाइनल ऑर्डर पास करना है जिससे इमरान खान साहब को आपने फॉर एग्जांपल नाहल करना है, कुछ करना है, तो यू कैन नॉट डू दैट। आप वो नहीं कर सकते। आप प्रोसीडिंग्स अपनी जारी करें लेकिन आप फाइनल ऑर्डर नहीं पास करते, कि हाई कोर्ट ने रोका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने वो हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड नहीं किया, उसको रहने दिया है। और साथ उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कोई एडवर्स एक्शन भी नहीं ले सकते, कोर्सिव मेजर्स भी नहीं ले सकते। तो दूसरी बात जो अहम बात है, देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, जो फैसल चौधरी साहब है उन्होंने बड़ी अच्छी पिटीशन बनाई है जो ये केस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, तो इस वजह से इसके पास कंटेम्प्ट की पावर्स भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट राजा आमिर जमान केस में 2015 में और हनीफ अब्बासी केस में 2018 में ये कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल। सो अगर वो नहीं है तो उनके पास कंटेम्प्ट की पावर्स नहीं है। आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंटेम्प्ट की पावर। ये एक और हम क्विकली आपके वक्त से ज्यादा फायदा उठाना चाह रहे हैं। आप पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और ये आपने शायद गालबन ये स्टडी कर रहे हैं, हमें बताया गया है
कि ये जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं, जोन 3 का इलाका है, उसके अंदर जो है ना हाउसिंग प्रोजेक्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए बड़ी खामोशी से और बहुत मशकूक अंदाज में इतनी तेज़ी से ये मूव कर रहे हैं कि वो उसकी अब फाइनली जो है CDA से भी करवा के अब इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी समरी जा रही है और 15 दिन के अंदर बताया जा रहा है कि ये कैबिनेट में पेश हो जाएगी, जो कि वहाँ पे इसलिए इम्कान है पास होने का। किसी ने अभी तक कोई अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया क्योंकि लगता नहीं है कि अदालत के अलावा कोई और रास्ता रह गया। देखिए आमिर साहब, जोन 3 जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये 50,000 एकड़ पे है पूरा। उसमें जो 30,000 एकड़ है वो नेशनल पार्क है, बाकी 20,000 एकड़ जो है वो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट ओनरशिप में है। अब जो 1992 में जो रेगुलेशंस आई थी CDA की, जोनिंग रेगुलेशन जिनको हम कहते हैं, जो CDA खुद बनाता है, CDA के पास अपने पास पावर है अंडर द CDA ऑर्डिनेंस 1960 सेक्शन 51 के तहत वो रेगुलेशंस बनाता है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन आप कोई कन्वर्जन नहीं कर सकते, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बना सकते, वहां पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जहां से उनमें कंक्रीट का उसका एक सुपर स्ट्रक्चर बन जाए, वहां पे उसकी जो ग्रीन एरिया की जो एक फीचर्स हैं वो सारे खत्म हो जाए। तो ये एक और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक 2010-11 में गालिबन ऑर्डर किया हुआ है कि जो जोन 3 है इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है आपने, एज पर द 1992 रेगुलेशंस। अब सुना क्या जा रहा है, मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कि जो 1992 की रेगुलेशंस हैं उनको अमेंड किया जाए और इस तरह अमेंड किया जाए कि वहां पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो बैंड है ऑलरेडी वो अलाउ की जाए। ये सारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव ये वो चाह रहे हैं कि उनको हम अमेंड कर दें। और देखिए इसमें जो ये बताइएगा, क्विकली पूछ लूं, क्विकली ये बताएं कि इसके लिए क्या असेंबली की कानून साजी की जरूरत है कि ये जो है कैबिनेट के उसके ऊपर ही फैसले की मोहर लगा के ये हो जाएगा कि मास्टर प्लान को तब्दील कर दिया जाएगा? क्विकली जरा जी, ये CDA की अपनी जोनिंग रेगुलेशंस है तो वो खुद रेगुलेटर जो है इसको अमेंड कर सकता है अगर वो चाहे, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। साथ कंडीशन लिखी भी है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो फिर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन होंगे, उसको फिर आप कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। जो इसमें CDA होशियारी दिखा रहा है ना, वो समझने की जरूरत है, वो थ्रू कमीशन करना चाह रहा है, खुद नहीं कर रहा, और हाई कोर्ट के जज को वो नोटिफाई करना चाह रहे हैं कि वो उसको करें। तो इस वजह से मेरे ख्याल से इस चीज पे पता नहीं वो हाई कोर्ट का जज कैसे बैठ सकता है, ये भी देखने वाली बात है। इसमें काफी चीजें हैं जो मुझे इलीगल नजर आ रही है। फिर आपको ज़हमत देंगे। बेहद शुक्रिया। अबूजर सलमान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ चलते, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तीसरे सेगमेंट में आपको बताने के लिए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है, मगर बुरी खबर आपको बताना और आपके लिए सुनना इसलिए ज़रूरी है कि हम सब बदहाल हैं और सनतों का गला घोंट दिया गया है। मैं खतरनाक फिगर्स और कुछ हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करूंगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे प्रोग्राम में। आमिर साहब, मैंने अच्छी बुरी खबरें क्या देनी है, इस काम के लिए हमारे सियासतदान काफ़ी हैं। एक वाइट पेपर जारी करती है तहरीक इंसाफ और उसे मुस्तरद कर दिया डार साहब ने कि बिल्कुल झूठ है, सच्चा कौन है झूठा कौन है। भाई ये जो है ना पाकिस्तान में, क्योंकि ये समझते हैं कि लोग जो हैं वो बिल्कुल नाबलद हैं और वो घास खाते हैं और उनको किसी को पता नहीं है, हालांकि मेरा ख्याल बहुत शऊर बढ़ चुका हुआ है। वो कहा जाता है, एक मकूला है कि झूठ होता है, फिर बहुत बड़ा झूठ होता है और फिर शुमारियात होती हैं। ये शुमारियात जो है ना स्टैट्स को जिस तरह मर्जी ट्विस्ट करके हर हुकूमत अपनी मर्जी के निकाल के वो पेश कर देती है। तो वो PTI ने अपने मुताबिक अपने 4 साल की वो छोड़ के आखिरी साल उनका क्योंकि बड़ा बेहतर था उसके मुताबिक पेश कर दी। इसाक डार ने वो भी ट्विस्ट करके कर दिया। मगर एट द एंड ऑफ द डे आखिर में होना ये देखना ये जाता है कि आज की क्या सूरत हाल है। लोग इसमें कंसर्न नहीं होते हैं कि जनाब माजी में क्या था, ये था, वो था। आज की हकीकत ये है कि बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई के बहुत बुरे हालात हैं, बिजली पानी सब कुछ महंगा है। और इसाक डार की क्रेडिबिलिटी ये है कि इसाक डार साहब इन लोगों को जब तसल्ली देते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद अगले दिन 500 पॉइंट जो है ना स्टॉक एक्सचेंज ड्रम से गिर जाती है। उनकी कोई बात मानने को इस वक्त तैयार नहीं है। आज ये उनके अपने छोड़े इस्माइल साहब जो है मुफ्ता इस्माइल साहब, वो उनकी बातें सुन लें तो इसाक डार साहब के हवा पंक्चर निकल जाता है, गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो दूसरा मैं समझता हूँ कि इसाक डार साहब ने जो चालाकी की है, नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने जो ये वहाँ पे ब्रीफिंग दी इकोनॉमी की, साथ में अस्करी क़यादत को बैठा के
उनको अपनी ये जो नालायकियाँ लैप्सेस जो डिलीवर नहीं कर लिया वो उन पे भी जिम्मेदारी डाल दी कि एज इफ ये मिल के कर रहे हैं। उनको बिठा के मैसेज ये दिया गया मेमोरेंडम कि वो 1 पेज पे है और ये जो इनका ये गवर्नमेंट का काम है कि इसके अच्छाई बुराई की जिम्मेदारी लें। तो उनको बिठा के उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है, तासुर कायम करने की कोशिश की है कि जी हम ये मिल के जो गलतियां हो रही हैं हम मिल के कर रहे हैं, हालांकि अस्करी क़यादत का इसमें कसूर नहीं है, ये एक चलाकी की है। मगर मैं इसहाक डार साहब का सिर्फ ये बता देता हूँ कि आज का ये अगर अकमल खान साहब दिखा सकें, आज का डॉन अखबार का बिजनेस पेज जो होता है ये बड़ा फोकस्ड इनका इसके ऊपर बिजनेस पे वो होता है, इसके ऊपर कोई अच्छी खबर नहीं है, तमाम ही बुरी खबरें हैं। सबसे बुरी खबर मैं समझता हूँ ये है कि कॉटन की जो हमारी कपास की फसल है वो सिर्फ 4.6 मिलियन बेल्स पे आ गई है। ये पहले 15 मिलियन बेल तक गई थी, फिर 13 तक आई, पिछले साल ये 7-8 मिलियन तक गई थी, अब ये उससे भी आधी रह गई है, गालबन 36% के करीब आया। पिछले साल जब ये कम हुई थी 12 से 8 पे आई थी तो हमें $6 बिलियन का नुकसान ओवरऑल कपास बाहर से मंगवाने पे, उसका फिर इनडायरेक्टली टेक्सटाइल पे था। तो ये मुझे पता नहीं कि ये क्या होगा। सुना देती हूँ ना मैं आपको बुरी खबर, हम कह के थक गए, सोयाबीन के जो जहाज हैं वो 2 माह से क्लियरेंस के मुंतजर हैं, खड़े खड़े जुर्माना हो रहा है। जी, सोयाबीन की तो अर्जेंसी है कि हम यहाँ पे कई प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि वो पोल्ट्री की फील्ड जो है उसके बगैर नहीं बन सकती, उससे पोल्ट्री फार्म बंद हो जाएंगे, मुर्गियाँ मिलनी बंद हो जाएंगी, अंडे मिलने बंद हो जाएंगे। उन बेचारों के जहाज वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो जो है रोज़ का उनको डैमेज पड़ रहा है, जुर्माना पड़ रहा है, मगर यहाँ पे गवर्नमेंट है वो परवाह ही नहीं कर रही। हमारा चीमा साहब को है ना, चीमा साहब जो है ना उन्होंने आज फिर ये कह दिया कि जी उसके अंदर जहर आलूदा है। चीमा साहब को ये नहीं पता कि वो पता नहीं किसके इशारे पे चल रहे हैं, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमजा साहब जो है उनकी अपनी कुकड़ियाँ हैं जो है अपनी कुकड़ियाँ, मुझे नहीं पता किसका बदले कुकड़ी कहा जाता है ना वहाँ पे पंजाबी के अंदर, लाहौर में कुकड़ी कहा जाता है, मुर्गी को हर एक को पता कुकड़ी क्या है। उन्हें कह दी जहर आलूदा है, उनको ये नहीं पता सिंध हाई कोर्ट ने ये इस चीज़ को कि इसके अंदर टॉक्सिसिटी कि जहर था कि नहीं था, ये जो बीज लाया जा रहा था उन्होंने क्लियर कर दिया हुआ था कि जनाब इसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। मगर कहीं सियासत खेली जा रही है, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई पैसे नहीं किसी को मिल रहे, ये मामला है। चलिए हम इसका फॉलोअप भी देखने वालों को देते रहेंगे। थैंक यू सो मच आमिर साहब, देखने वालों को शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।